राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी का लॉन्च किया है। इसी के साथ लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया और दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संसद में जब सत्र होता है तो अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने और सीखने के लिए होता है और हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा मिलती है। वहीं संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कपूर ने कहा कि संसद टीवी के गठन की प्रक्रिया 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश के आधार पर संसद टीवी ने आकार लिया है। आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। आज देश को संसदीय टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। मैं आप सभी को इस विचार को साकार करने वाली पूरी टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनल्स की भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए रिवॉल्यूशन ला रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक हो जाता है कि हमारी संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करें। मुझे खुशी है कि संसद टीवी के तौर पर आज एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब अपनी अलग अलग भूमिकाओं में साझा संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नए भारत का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं भाई रवि कपूर को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में ही उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया भर के लोगों से कंसल्ट किया, उनसे मार्गदर्शन लिया, आइडियाज लिए और जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, एक बार मुझे जब वो बताने आए थे, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। मैं रवि को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूर कर लिया है। केंद्र सरकार ने नॉन टेलीकॉम कारोबार को एजीआर के दायरे से बाहर कर दिया है। टेलीकॉम सेक्टर को ब्याज दरों में भी राहत दी गई है, जबकि पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन 30 साल के लिए दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 साल के लॉक इन के बाद सरेंडर चार्ज देकर स्पेक्ट्रम वापस किया जा सकता है। मोदी सरकार की तरफ से बुधवार को दी गई राहत का सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन और आइडिया को मिलने वाला है, क्योंकि ये कंपनियां कर्ज के बोझ के नीचे दबी हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा एजीआर। आप सब जानते हैं
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो एजीआर से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी, कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। जितना लाइसेंस फी हो, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल MCLR प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इस सब से, इन दोनों फैसलों से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के मार्ग प्रशस्त होंगे। और आप सब समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया, बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग अ डिफाइंड सरेंडर अमाउंट, सरेंडर चार्ज, spectrum can also be surrendered. So this is a big flexibility given to the industry. साथ ही साथ इतनी प्रेशियस रिसोर्स जो कि स्पेक्ट्रम जैसी रिसोर्स है, उसकी शेयरिंग पे कोई बंधन न हो। उस पे जो छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, 0.5% SUC अधिक लग जाता था, फिर डिस्प्यूट रहता था कि किस पे लगेगा, पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम पे लगेगा या उसी बैंड पे लगेगा। उन सबको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पूरी तरह से अलाउ कर दी गई है, पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। जहाँ पर भी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लगे कि पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे वो स्पेक्ट्रम का शेयरिंग करें। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। सारे के सारे रिफॉर्म्स, सारे फाइनेंशियल डिसीजंस प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, लीगल पॉइंट्स हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्शन का हो, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके एक रिफॉर्म लाएं जिससे कि इंडस्ट्री की नीड्स भी पूरी हो और गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी पूरे हो और रेवेन्यू पूरी तरह से प्रोटेक्ट होकर रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 18वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। इस आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी में पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले 2 साल से लगातार आर्थिक वृद्धि को बड़ा झटका लगा है, पर इस साल हालात बेहतर होने की उम्मीद है और भारत सरकार ने महामारी का मुकाबला करते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर नजर आ रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नए नए आइडियाज का स्वागत करती है जो दोनों देशों के हित में हो और विकास को बढ़ावा दे। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित यह इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट ऐसे समय में हो रही है जब एक ग्लोबल पैंडेमिक के साथ साथ पूरी दुनिया कई इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का भी सामना कर रही है। कोविड-19 के कारण
दुनिया भर में सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डाउन टर्न, ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर में लगभग स्टैंड स्टिल सिचुएशन के चलते लगातार 2 साल इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जाकर फिस्कल ईयर 21-22 में हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का काम किया है। पिछले साल जहां ग्रोथ में 24% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था, वहीं इस साल के पहले क्वार्टर में 20% का जंप भी देखा गया है। यह वी शेप रिकवरी भारत के साउंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का एक संकेत है। और आप लोग जानते होंगे कि 2020 में इंडिया जहां 5th लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट बना, वहीं वर्ल्ड बैंक द्वारा 2022 में 7.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की गई है, जो दुनिया के हाईएस्ट ग्रोथ रेट में से एक है। और यह भी आप लोगों को जानकारी है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ 20% से अधिक दर्ज की गई है। हालांकि इसमें बाउंस बैक के साथ साथ लो बेस इफेक्ट भी है, फिर भी यह आंकड़ा यह भरोसा देता है कि भारत ने अन्य देशों के कंपैरिजन में क्विकर एंड बेटर बाउंस बैक किया है। और इस ग्रोथ में इंडियन इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोविड के समय में जब देश में मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर का संकट हुआ था, तो इंडियन इंडस्ट्री ने भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और अब देश में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो उसमें भी इंडियन इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंट रोल है। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 सितंबर तक देश में 75 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 100 करोड़ को पार करेगी। साथियों, भारत में चल रही इस मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव ने देश की जनता को कोविड के संभावित खतरों से निपटने के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। और कोविड की चुनौती के बावजूद हम फाइनेंशियल ईयर 22 में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, मगर असली चुनौती होगी फाइनेंशियल ईयर 22 के बाद के वर्षों में भी एक 7 to 8% की एक हेल्दी ग्रोथ रेट मेंटेन करना। यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारत की इकॉनमी ओपन अप होने के बाद जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने यहां इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाई, उसका फायदा हमें हुआ। और भारत की IT इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरी लिखी गई। और बाद के वर्षों में भी यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। और मित्रों, इंडियाज इकोनॉमिक टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स have been very robust for decades, particularly since Indian economic reforms instituted in the 1990s. Significantly, even during the years of Cold War, when Indian and the United States differed on many political issues in international affairs, the trade and investment relations were significant. I believe the time is ripe for Indo-American business cooperation to move forward from a buyer-seller relationship to a more meaningful and sustainable economic and business cooperation, which benefits both the countries. साथियों, मैं एक बार फिर से इस इंडो-US इकोनॉमिक समिट के माध्यम से आप सभी को यह भरोसा देना चाहता हूं कि भारत में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए यह सरकार न्यू आइडियाज के लिए पूरी तरह ओपन है। और हम डिफेंस सेक्टर में हर तरह की इंटरप्रेन्योरशिप और मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज अभियंता दिवस के अवसर पर केरल में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन और विज्ञान भारती के केरल चैप्टर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंजीनियर दिवस समारोह के तीसरे संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंजीनियर दिवस पर भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को भी याद किया और देश के विकास में इंजीनियर के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। I feel privileged to be a part of Forum Maza 3.0 of Swadeshi Science Movement, Kerala chapter of Vigyan Bharati and other esteemed professional organizations. It gives me immense pleasure to address all young, talented, dynamic engineers present here on the occasion of National Engineers Day. As we all know, the Engineers Day is celebrated on the birthday of nation builder Bharat Ratna Vishweshwaraya on 15th September every year. On this Engineers Day, I would like to remember Sir M. Vishweshwaraya, the engineer of modern India. From Aden to Hyderabad, Sir Vishweshwaraya's civil engineering contribution are spread across the country and abroad. His engineering services were used in various capacities all across the country, including in building the Hirakund Dam in Odisha, a railway bridge across Ganga in Patna, and combating floods in Hyderabad, constructing the Himayat Sagar and the Osman Sagar reservoirs across the rivers, Musi and Isi, and preparation of the drainage scheme for the Hyderabad, Mysore and Visakhapatnam city. He had developed innovative dam and irrigation system. He was very passionate about the effective utilization of scarce of water resources for drinking and irrigation purposes, as well as flood control mitigations. He was known for his foresight and prophetic vision for industry. It was essential for alleviating poverty. Sir Vishweshwaraya was a firm believer that development alone can bring about prosperity for the people. I feel that it is an important thing for the country that for making of future India, Atmanirbhar Bharat, our engineering is most important thing for all of us. The world is changing. They are using different materials, different technology and innovation. I always talking to people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, that is, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. In the defense, in the road infrastructure, transport, shipping, port, aviation, everywhere. Now there is the technology is always changing. So it is the time for the country, for making the future of this country. We need to concentrate more on research in engineering in all faculties. This is exactly our mission and vision. I always telling to the people that you can donate eye, but you cannot donate vision. The engineers play a huge role in nation building. Modern India produced many engineers, including Dr. APJ Abdul Kalam, who took India to space, and E. Sridharan, the metro man of India. Both had a connection with Kerala. We have motivation, inspiration and guiding light in form of such great engineers and their noble works in the country. I am not an engineer, but by experience, practical knowledge, discussion and self-study,
I can understand and give logical suggestions over many of the technical issues and conflicts that come across during any project. I always keep a positive and time-bound approach in problem solving. I say to fellow officials and engineers that do not break the law, but bend it up to the last limit and find out the solution. Work must go on. Through a win-win situation for all concerned stakeholders, the common man should not get hampered due to delays in the project. I feel very proud to be part of a mega project in India under my tenure, and of course, credit goes to all engineers who work hard for making them unique. The Bandra-Worli Sea Link project in Mumbai, the India's first, really it's a big project. I am really get pride from me that I got opportunity to construct that project. The first express highway in the country, that is Mumbai-Pune Express Highway, then 55 flyovers in Mumbai, and at the time of Vajpayee ji, when was the Prime Minister, I got opportunity to make Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the historical and flagship scheme of Government of India. We are encouraging innovation, research and technology in shaping the future of all sectors. Surely, your role is participation and contribution will be well accommodated and recognized in the nation building mission. At last, we must collectively work to fulfill the dreams of Sir Vishwesvaraya. I wish you all the success in every task you undertake in the interest of the nation. I and my ministry is always welcome you to share your technical ideas, innovations, qualitative suggestions and solutions, and volunteer participation for any improvement in the system. With these words, I am thankful to the Kerala chapter of Vigyan Bharati for inviting and providing me this platform to share my views with all engineering fraternity on the occasion of Engineers Day. I am giving my all best wishes to all of you for your good future. Thank you very much. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही 5000 से अधिक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। पेप्सिको ने सालाना 1,50,000 टन आलू खरीदने की संभावना जताई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोसी कला में इतना बड़ा प्लांट क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों के लिए नया मील का पत्थर साबित होगा। कोसी कला में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले ब्रज भूमि के सभी नागरिकों को और सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं, उनकी शुभकामनाएं देता हूं कि वर्षों से जो उनकी मांग थी कि खाद्य प्रसंस्करण के कुछ अत्याधुनिक इकाइयां यहां पर स्थापित हों, जो उस क्षेत्र के किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, और इस दिशा में प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत पेप्सिको इंडिया ने कोसी कला में ये बड़ा निवेश किया और निवेश के परिणाम स्वरूप आज वहां पर इस इकाई का उद्घाटन हो रहा है। मैं इसके लिए पेप्सिको इंडिया को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कोसी कला आपने देखा है मात्र 8 वर्ष के अंदर अपनी उस छवि से उभर करके एक नए युग में प्रवेश किया है और आज भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि मथुरा के इस कोसी कला में 800 करोड़ रुपए से अधिक की इस यूनिट का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नति की साझेदारी, यानी सरकार और निवेशक जब साथ मिलकर के एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम इसी रूप में आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने अपनी नीतियां बनाई और निवेशक उस नीति के अंतर्गत आकर के अपना निवेश वहां पर करते हुए
न केवल किसानों के जीवन में व्यापक उन्नति में अपनी साझेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के सृजन में भी अपना योगदान दे रहे हैं। यानी रोजगार के साथ साथ उन लाखों किसानों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का यह आधार बनेगा जो वहां पर अपने उत्पाद के लिए भटकते थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने ठीक कहा कि 4 साल पहले मुझे अपने मंत्रिमंडल की एक समूह गठित करना पड़ा था, क्योंकि आलू उत्पादक किसानों को उसका दाम नहीं मिल पा रहा था। और उस समय इन किसानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। आलू के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उस समय सरकार को घोषित करना पड़ा था, जब इससे पहले कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा हुई थी। लेकिन किसान बंधुओं को कहीं भी भटकना न पड़े, उनके सामने असहाय जैसी स्थिति न पैदा हो, सरकार ने उस समय निर्णय लिया था। लेकिन आज हमारे साथ इस उन्नति की साझेदारी में पेप्सिको इंडिया भी है, जो किसान भाइयों के साथ पहले ही साझेदारी करते हुए उनके उत्पाद का उचित दाम उन्हें देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो मुझे बताया गया 1.5 लाख मीट्रिक टन आलू प्रति वर्ष का खपत इस यूनिट के माध्यम से होगा। यानी ये ब्रिज भूमि के प्रसाद के रूप में देश और दुनिया के अंदर आपके उत्पाद को पहुंचाने का भी बहुत बड़ा माध्यम मिलने जा रहा है। मैं इसके लिए यहां पर अपने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए अधिकारियों को, यूपी सीडा से जुड़े हुए अधिकारियों को और खासतौर पर अपने सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी को और उनके साथ के उन सभी सहयोगियों को हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा कि वे लोग लगातार लगे रहे, आज उसका परिणाम सामने आया है। मैं एक बार फिर से पेप्सिको इंडिया को धन्यवाद देता हूं, अपने जनप्रतिनिधियों को और उन सभी किसान भाइयों बहनों को जो इस यूनिट के साथ जुड़ करके उन्नति की साझेदारी में सहभागी बनने जा रहे हैं। उन सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जहां झुग्गी वहीं पर मकान पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब कुछ समय के लिए जहां झुग्गी वहीं पर मकान नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार की ही दूसरी एक योजना को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली में दिल्ली सरकार 47,511 47,511 छोटे छोटे हाउसेस जो कि स्लम्स के लोगों के लिए बना रही थी, उसमें से काफ़ी सारे घर तैयार हो चुके हैं, कुछ बन रहे थे। उसमें से 9,104 9,104 हाउसेस के लिए रिलोकेशन करने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ पैसा भी आ चुका था, अलग अलग लोगों से, जिसमें से 9,104 जो घर हैं वो हमने अलग अलग जगह पर देने थे, जिनके कुछ पैसे भी कुछ सालों से हमारे पास आए हुए थे। पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी कि जल्द से जल्द अलॉट किए जाएं। केंद्र सरकार ने अभी कैबिनेट से डिसीजन किया और उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी ये 47,511 घर हैं जो कि बन चुके हैं या जिनमें थोड़ा बहुत काम रहता है या इनकम्प्लीट हैं, सभी घरों को स्लम्स के लिए ना देकर उन सबको अभी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंदर देना होगा। आज कुछ न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी थी कि दिल्ली सरकार ये जिनके पैसे आ चुके हैं उनको भी दे नहीं रही है। हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। केंद्र सरकार ने क्योंकि आदेश दिया है कि अब किसी को भी स्लम वाले को वो घर नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए जो तैयार भी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, उनको भी हम उनको नहीं दे पाएंगे। और ये पूरे के पूरे 47,511 हाउसेस को केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए कन्वर्ट किया जाए। रेंटल किराए पे देने के लिए। हाँ, केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा था, मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले उनका पत्र आया है और उन्होंने कहा कि जितने भी रेंटल हाउसिंग जितने भी हाउसेस बन रहे हैं या बन चुके हैं, सारे के सारे जो कि नंबर 47,511 है, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग में देने होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।